लगातार प्रयास होते रहने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। शिक्षकों की एक बड़ी जीत पुरानी पेंशन बहाली के बाद एक दौर जो था शिक्षकों की समस्याओं का वो ख़त्म माना गया, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं थी जो आज भी शिक्षकों के सामने खड़ी है और शिक्षकों की परेशानी को दूर करने के लिए लगातार वो तमाम शिक्षक संगठन और तमाम शिक्षक संगठन से जुड़े हुए नेतृत्वकर्ता सामने आ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम सर्व शिक्षक संघ का है, जो भले ही पर्दे के पीछे रहे हों लेकिन शिक्षकों की समस्याओं को अनवरत उठाते रहते हैं। शिक्षकों की कई सारी समस्याओं को लेकर सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे मंत्रालय पहुँचे थे और काफ़ी देर तक उन्होंने अलग अलग अधिकारियों से चर्चा की, शिक्षकों की समस्याओं के संदर्भ में बात की। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और किन किन समस्याओं को लेकर वो अधिकारियों के पास पहुँचे थे, क्या कुछ आश्वासन मिला है जिसकी बदौलत माना ये जाए कि शिक्षकों की समस्याएं दूर हो सकती हैं, हम सीधे विवेक दुबे जी से जानते हैं। सर, आप मंत्रालय गए थे, किन किन अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई और सबसे खास बात यह कि किन किन मुद्दों को लेकर आप गए थे? देखिए सत्येंद्र जी, लगातार हम लोग अपना प्रयास करते रहते हैं। पुराना पेंशन की जो बहाली का जो एक मुद्दा था वो एक पड़ाव मात्र है जीत का। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लगातार बची हुई हैं। इसी में मैं क्रमवार बताता हूं जिन विषयों पर आज चर्चा हुई अधिकारियों से। उसमें से पहला मुद्दा ये है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका 2 साल पूरा हो गया है और नवंबर 2020 में उनका संविलियन नहीं हो पाया था। वो 2 साल उसके कुछ महीने बाद ही पूरा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि शासन का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आया है तो उसके चलते उनके लिए संविलियन आदेश जारी नहीं हो पा रहा है। ना तो जिले से जारी हो पा रहा है और ना ही राज्य से जारी हो पा रहा है। तो इस मुद्दे पर हमने चर्चा की जब अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि हमने शासन को भेजा है और शासन जब प्रस्ताव एक स्वीकृत करके देगी हमें कि इसके लिए आगे भी प्रक्रिया किया जाए तो हम तत्काल इसके संबंध में जारी कर देंगे। विभाग के अधिकारियों को हमने कहा कि चूंकि 2 साल वाला नियम तो लागू हो ही गया था तो उसके तहत हो जाना चाहिए था। तो बोले कि नहीं, वो एक विधानसभा में लिया गया, घोषणा किया गया वो था और उसके बाद उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने जो बचे हुए थे 16,278 उनका तो कर दिया। लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जो लंबे समय तक अवकाश में थे, तो मैंने उनको अवगत कराया कि केवल अवकाश वाले मामले नहीं हैं, अनुकंपा नियुक्ति वाले भी मामले हैं जो बाद में अपनी डिग्री पूरी करते गए और उसके बाद उनको नौकरी मिली, लेकिन नवंबर 2020 की स्थिति में उनका हो नहीं पाया था। तो केवल ऐसे प्रकरण नहीं है जो किसी कारणवश रुके थे या जो अवकाश पर चले गए थे बाद में जिन्होंने दावा किया है, बहुत सारे जेन्युइन प्रकरण भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने प्रशासन को पत्र लिखा, शासन को पत्र लिखा है और जैसे ही हमें गाइडलाइन आएगा तो हम उस पर कर देंगे। दूसरी बात, मैंने नियमितीकरण की ओर ध्यान आकृष्ट कराया कि स्पष्ट नियम और स्पष्ट प्रावधान है संविलियन में कि यदि जिला पंचायत या नगरीय प्रशासन विभाग ने नियमितीकरण नहीं किया है शिक्षा कर्मियों का और वो शिक्षक बन गए तो उनका नियमितीकरण जो है संबंधित विभाग करेगा जो नियोक्ता है। तो उस हिसाब से जेडी को, जिला शिक्षा अधिकारी को और डीपीआई को क्रमशः नियमितीकरण आदेश जारी करते रहना था, जो हो नहीं पा रहा है। तो उसको अधिकारियों ने नोट डाउन किया है और कहा कि हम इस पर जल्द कार्रवाई करवाते हैं और ये प्रक्रियाधीन है। कार्यालय से हमारे पास कुछ निचले कार्यालयों से आए भी थे, कुछ नहीं आए हैं, उसको हम मंगवा लेते हैं और आदेश जल्दी ही जारी हो जाएंगे। इसके बाद प्रमोशन के नियमों में एकरूपता की हमने बात की। प्रमोशन में आपने देखा होगा, हालांकि मामला न्यायालय के कारण अभी लंबित है, लेकिन चूंकि प्रक्रिया हो ही रही है और प्रक्रियाधीन है मामला, तो जो विसंगतियां हमारे ध्यान में आई, जो साथियों ने अवगत कराया, उससे हमने अधिकारियों को अवगत कराया। जैसे कहीं पर 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार की गई है, कहीं पर 1 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार की गई है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो भी नियम हो राज्य में एक हो। इसी प्रकार डबल डिग्री वाला मामला है, उस पर हमने चर्चा की। इसी प्रकार डबल डिग्री के अलावा जो है ट्रांसफ़र लिए हुए शिक्षकों का मामला है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम फॉलो हो रहे हैं। हमने इस विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया और हमने निवेदन किया कि आप एक नियम बना लीजिए, एक सर्कुलर बना लीजिए और वो जारी कर दीजिए नीचे के अधिकारियों को और उसके हिसाब से काम हो। और उसमें यदि किसी को आपत्ति होगी तो वो सीधे अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी या फिर उस मामले में जिसको न्यायालय जाना होगा वो जाएगा। अभी फिलहाल ये स्थिति हो रही है कि जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के आदेश निकाले जा रहे हैं, तो अलग अलग जिलों का अलग अलग आदेश हो जा रहा है, उससे शिक्षक कन्फ्यूज़ भी हैं। इसके अलावा हमने ट्रांसफ़र पोर्टल में सुधार के लिए मांग की कि ट्रांसफ़र पोर्टल में भी कई प्रकार की अनियमितता है। जो जगह खाली नहीं है उसको खाली दिखाया जा रहा है, जो जगह खाली है वो लॉक दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई प्रकार के हमारे संवर्ग शिक्षक हैं जिनके लिए विकल्प खुल ही नहीं रहे हैं, जैसे सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का मामला है, ट्राइबल में कुछ स्कूलों को नहीं दिखा रहा है, तो उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है, डीडीओ को निर्देशित किया है कि वो भरें और अगली जो बैठक होने वाली संभवतः 6 तारीख को है, उसमें उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला लाया जाएगा कहकर बताया गया, ताकि
ये जो पूरी प्रक्रिया है वो ढंग से हो सके और ट्रांसफ़र में जो आवेदन हो रहे हैं उनकी स्वीकृति सही तरीके से हो सके। इसके अलावा कुछ वित्तीय मामले थे जिसमें हमारे साथियों ने जो सिविलियन पूर्व वेतन मिलना था वो नहीं मिला है, उसकी शिकायत की थी। एरियस भुगतान बाकी है, तो उसकी ओर हमने बताया कि भाई जब हम नगरीय प्रशासन विभाग में जैसे काशी सर से बात करते हैं या पंचायत विभाग में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें DPI से ही वो नहीं मिला था, राशि नहीं मिला था। चूँकि आवंटन DPI देता है तो हमको DPI से यह अवगत कराया गया कि हमारे पास ऐसी कोई मांग की नहीं गई है नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा या पंचायत के द्वारा, इसलिए राशि जारी नहीं की गई है। अगर वो पत्र जारी करते हैं तो हम निश्चित तौर पर उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। तो हम नगरीय प्रशासन भी गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हम जल्द ही उनको ध्यान आकृष्ट करा देंगे कि भाई यदि आपने सही में किया तो वो पत्र हमें उपलब्ध कराया जाए और अगर नहीं किया है तो कराएं। हम इस मामले में शिकायत करने वाले हैं सीधे सीधे नगरीय प्रशासन मंत्री से। और इसके अलावा तकनीकी त्यागपत्र का है मामला। तकनीकी त्यागपत्र के बारे में हमने वीडियो बनाकर जानकारी दी थी। हमारे हजारों साथियों ने उस आदेश का लाभ लिया, विभाग को विधिवत सूचना दी कि हम उच्च पद पर जा रहे हैं, नई भर्ती में हमारा हो गया है, और उसके बाद तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत हुआ। लेकिन जब लाभ देने की बारी आई तो लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज भी उन्हें 70%, 80%, 90% वेतन दिया जा रहा है। तो इसकी ओर मैंने जब ध्यान आकृष्ट कराया तो बताया गया कि अगली मीटिंग में हम इस बात को रखेंगे उच्च अधिकारी के संज्ञान में। और है ये मामला, लेकिन मूलभूत नियमों में 22C के नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है अभी, तो उसको हमको थोड़ा सा अवलोकन करना है और उस पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। तो इस प्रकार गैर वित्तीय और वित्तीय मामले थे जिसकी ओर हमने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके संबंध में हमारी चावड़े सर से भी विस्तृत चर्चा हुई है और हमको पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस पर हमको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आपने जो बात की, चाहे वो नियमितीकरण की बात करें या फिर जिनका संविलियन नहीं हो पाया है, आप लोगों ने क्या आंकड़े लिए हैं क्या कि कितने लोगों का संविलियन नहीं हो पाया, कितने लोग संविलियन से वंचित हैं, या नियमितीकरण की बात करें तो इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, लगभग मेरे पास जो जानकारी है 357 लोग ऐसे हैं जिनका संविलियन नहीं हुआ है, जो संविलियन की राह देख रहे हैं, जो 2 साल पूर्ण कर चुके हैं। उसमें कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बीच में अनुपस्थित हो गए थे और उसके बाद में उन्होंने उपस्थिति दी है, उसके चलते उनका नियमितीकरण नहीं हो, संविलियन नहीं हो पाया है। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अनुकंपा नियुक्ति पाए अपने परिजनों की जगह। चूँकि अनुकंपा नियुक्ति के लिए D.Ed की पात्रता आवश्यक थी, D.Ed की थी, 12th पास होना जरूरी था, तो बाद में कुछ लोगों ने किया और उसके बाद उन्होंने आवेदन किया तो उनको नियुक्ति मिल गई। तो ये आंकड़े 357 जो है संविलियन वाले मामले के हैं। इसके अलावा नियमितीकरण का मामला ऐसा है कि कुछ नियमितीकरण जिलों से होना है। सहायक शिक्षक का अगर बचा हुआ था तो वो जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे, शिक्षक का अगर नियमितीकरण बचा है तो JD का करेंगे और DPI जो है लेक्चरर का करेंगे। तो इसमें भी हज़ारों की संख्या में है। चूँकि मामला अलग अलग जिलों का है तो एकदम एक्यूरेट डाटा तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि हज़ारों शिक्षक ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर अपनी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। विवेक जी, आपने प्रमोशन का एक मुद्दा उठाया। प्रमोशन का मुद्दा तो ऐसा पेचीदा हो चुका है और मुझे याद आ रहा है कि शायद हम लोगों ने अनगिनत बात की होगी इस संदर्भ में, डबल स्नातक और स्थानांतरण वाला मसला। जब आपने इस संदर्भ में बात की तो क्या कोई स्पष्ट निर्देश सरकार की तरफ से जारी करने की दिशा में कुछ बातें समझ में आई, या सरकार की तरफ से कोई अभी भी इस बारे में अनिश्चितता बनी हुई है, या फिर संभाग पर छोड़ दिया गया है संयुक्त संचालक पर कि वो अपनी विवेक के आधार पर इस पर पूरा फैसला लें? देखिए, मैंने बात किया तो मुझे एक बात तो समझ में आई, जब मैंने इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया तो कोई भी विषय ऐसा नहीं था जिससे वो अछूता रहा हो अधिकारियों से। उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया कि नहीं, ये मामले हमारे पास आए हैं, कभी आप लोगों के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए आए हैं, कभी अधिकारियों के जो मार्गदर्शन पत्र होते हैं उसके माध्यम से आए हैं और उनका ध्यान है इस विषय पर। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि अगली मीटिंग में इन सब मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करके एक गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी जाएगी। हमारा निवेदन उनसे सिर्फ यही था कि सर, आप एक फार्मूला बना लीजिए, आप एक नियमों की तालिका बना लीजिए कि किस नियम के तहत किसको लाभ दिया जाना है, और उसके बाद फिर जिसको भी आपत्ति करना होगा सीधे आपके कार्यालय तक करेगा। अभी स्थिति ये है कि आप मौखिक निर्देश दे रहे हैं तो दिक्कत ये हो रहा है कि एक अधिकारी उसकी अलग व्याख्या करता है, दूसरा अधिकारी अलग व्याख्या करता है, फिर दूसरे जिले के साथ ही उस जिले का मामला देखकर हमसे ये शिकायत करते हैं कि सर वहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने मेन इसकी ओर ध्यान फोकस कराया, क्योंकि देखिए, चूँकि पहली बार प्रमोशन हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर सिविलियन होने के बाद, तो ये तो तय था कि बहुत सारे मुद्दों पर पेचीदगी आएगी, लेकिन ये पेचीदगियाँ दूर की जा सकती है यदि राज्य कार्यालय से एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया जाए। फिर यदि उन आदेशों में कोई संशोधन की बात आएगी या उन आदेशों में आपत्ति की बात आएगी तो फिर उस पर चर्चा फिर से किया जा सकता है, लेकिन एक जो मेन पड़ाव है वो पार हो जाएगा। तो हमारा पूरा फोकस इस ओर है कि
कि एक गाइडलाइन जारी हो जाए राज्य कार्यालय से। राज्य कार्यालय वाले जब गाइडलाइन जारी करते हैं तो वो सारे नियमों का अध्ययन करके करते हैं। उनके पास वित्त विभाग का भी नियम होता है, उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग का भी नियम होता है, और उनके मन में कोई डाउट नहीं होता क्योंकि वो लगातार यही कार्य करते हैं। तो मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि राज्य कार्यालय से एक आदेश जारी हो, स्पष्ट आदेश जारी हो कि दोहरा स्नातक में लाभ देना है कि नहीं देना है, ट्रांसफर मामले में लाभ देना है कि नहीं देना है, या जो भी मामले हैं कि वरिष्ठता सूची जो तैयार होगी उसका कौन सा डेट लेना है। तो एक आदेश कम से कम यहाँ से जारी हो, फिर यदि उसमें कोई कमी बेसी होगी तो हम दोबारा बात कर लेंगे। अभी मामला न्यायालय में लंबित है, और यदि प्रशासन सहयोग करे तो न्यायालय से मामला जो ख़त्म होगा उसके पहले इन सारे चीज़ों का पटाक्षेप हो सकता है, और मेरी कोशिश लगातार यही है। एक प्रमोशन से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल मेरे को आप ये बताइए, जिन लोगों का जैसे तकनीकी माफ़ कीजिएगा स्थानांतरण से प्रभावित होने वाला जो मसला है या डबल स्नातक का मसला है, जिन लोगों को जिन जिलों में पहले इनकी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हुए अपने अपने स्तर से जिन्होंने जिन संभागों ने नियम बनाया और उनका प्रमोशन हो गया, अगर सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी हो जाता है और अगर वो नियम लागू किया जाता है जिनका पालन उन संभागों में उन जिलों में नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या कि जिनका प्रमोशन हो चुका है उनका प्रमोशन क्या कैंसिल हो जाएगा या यथावत रखा जाएगा? देखिए सत्येंद्र जी, अनुकंपा नियुक्ति का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। बिलासपुर जिले में 7 अनुकंपा नियुक्ति निरस्त हुए हैं। इसके अलावा आपके संज्ञान में ये भी मामले आते होंगे कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला। तो कहीं पर भी कोई भी गलती होती है तो उसका ये सामान्य तरीका है कि उन आदेशों को निरस्त किया जाता है। हमारे सामने या प्रशासन के सामने, दोनों के सामने एक ही दुविधा रहती है कि लाभ तो दे दिया गया लेकिन मिला किसको है लाभ? गलत आदमी को मिला है ना। तो मिलना तो सही आदमी को चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो स्वाभाविक तौर पर कैंसिल होगा। हो ये रहा है कि एक गलत परिपाटी चली आ रही है, अगर उसको आज नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा बाकी कर्मचारियों के द्वारा कि इसका जब हुआ तो हमारा भी करें। अभी इनिशियल स्टेज है, हम बार बार ये मांग भी करते आ रहे थे कि एक स्पष्ट आदेश जारी हो, एक स्पष्ट आदेश जारी हो, नहीं किया गया। मामला न्यायालय में लंबित हो गया। हम फिर से कह रहे हैं, उस बात को दोहरा रहे हैं कि शासन ने अगर गंभीरता दिखाई होती तो मामले में कैविएट दाखिल हुआ होता, वो नहीं हुआ। शासन ने अगर गंभीरता दिखाई होती तो एक स्पष्ट आदेश जारी हुआ होता, वो नहीं हुआ। तो अभी हमारी पूरी कोशिश ये है कि अभी मात्र 5% जो है प्रमोशन के आदेश जारी हुए हैं, 95% बचे हैं। अगर 5% में कोई गलती भी हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन यदि एक बार इस 95% में हो गया तो ये मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी को हर बार इस प्रकार के नियमों का सामना करना पड़ेगा, और जिसका प्रमोशन चूक रहा है वो शांत बैठेगा नहीं, ना मेरे कहने से, ना आपके कहने से, ना अधिकारियों के कहने से। वो अपने हक की लड़ाई के लिए कहाँ जाएगा? न्यायालय जाएगा। स्वाभाविक बात है कि न्यायालय से अगर दिखता है कि उसके साथ गलत हुआ तो स्टे दे दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है शिक्षक भर्ती भी है। 2019 से चली आ रही शिक्षक भर्ती अब तक पूर्ण नहीं हुई है। मैं कहीं पर भी नहीं चाहता कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया है, 1998 से सेवाएं देते आ रहे हैं, आज उनके पास मौका लगा है और फिर इसी प्रकार की गलतियों के चलते उनका प्रमोशन लंबित हो जाए। तो बतौर सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और उनका साथी होने के नाते मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी विसंगति है उसकी ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराऊं और इन समस्याओं का निपटारा करवाऊं। मुझे एक याद आ रहा है, पुरानी पेंशन का जब आप जिक्र कर रहे थे तो जब आप लोगों ने सम्मेलन किया, भव्य सम्मेलन किया, पूरा सीएम का उस दौरान मैंने अप्रोच देखा, काफ़ी वो गदगद थे आप लोगों के उस सम्मान की वजह से। लेकिन कई सारे सोशल मीडिया ग्रुपों में मैंने ये भी देखा कि पूछा गया कि सम्मान किस चीज़ का, अभी ना तो निर्देश निकला है, अभी तक पता नहीं है कि प्रथम सेवा गणना से हमें लाभ मिलेगा। तो प्रमोशन को लेकर जो दुविधाएं हैं या प्रमोशन को लेकर जो अब तक बातें स्पष्ट हुई है, इस संदर्भ में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे अपने शिक्षक साथियों? प्रमोशन के संबंध में मैं सवाल फिर से एक बार आप दोहराइए। मैं तो आपसे ये कहूँगा, प्रमोशन को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ जो है वो सामने आ रही थी लोगों के बीच में। खास करके जब आप लोगों ने सम्मान किया तो ये बातें कही गई कि सम्मान किस बात का किया गया, क्योंकि अभी न तो आदेश निकला है सम्मान का पुरानी पेंशन को लेकर, और न ही अभी तक दिशा निर्देश है कि किन किन संदर्भों में पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, प्रथम सेवा गणना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, किस तरह का लाभ मिलेगा। तो पुरानी पेंशन के संदर्भ में जो आपने अभी तक अध्ययन किया है और आपने जो पाया है, क्या आप मानेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं पुरानी पेंशन का योजना का लाभ किस तरह से मिलेगा लोगों को, और लोगों के मन में जो ये तमाम सवाल है, संशय है, उसको अगर आपके अपने अभी तक के रिसर्च में कोई सामने बातें आई तो उसको स्पष्ट करें। क्यों आभार व्यक्त किया गया? आभार इसलिए व्यक्त किया गया कि जो मिला है वो बहुत बड़ी सौगात है, इसलिए धन्यवाद अदा करना जरूरी था। दूसरी बात,
आप यदि ध्यान आकृष्ट कराएंगे नहीं, मैं आज अपने घर में बैठे रहूँगा, सोशल मीडिया में लिखते रहूँगा कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो उससे क्या होना है? जो लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने उन्हीं साथियों के लिए कर रहे हैं। मेरा नंबर तो आ नहीं रहा है प्रमोशन में, अगले 20 साल नहीं आएगा, तो मैं किसके लिए जूझ रहा हूँ? उनके लिए जूझ रहा हूँ। दूसरी बात, आप यदि सही जगह पर अपनी बात रखेंगे नहीं तो आपकी समस्या का समाधान होगा तो होगा कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 10 बिंदुओं का भी दिया, जो मामले थे उस पर वो भी हमने वायरल किए कि किन किन बिंदुओं पर कहा गया। इन्हीं सब मुद्दों पर जिस पर आए हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, उन्होंने CS को भी भेजा है। नीचे के अधिकारी हैं उनको भी जाकर हमने बताया कि हमारी दुविधा क्या है, चाहे प्रमोशन का मामला हो या लंबित मामले हों। अब पुरानी पेंशन की ओर चलते हैं। पुरानी पेंशन में हम क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि सेवा की गणना हो। यदि आप लॉ टू लॉ जाएंगे, नियम टू नियम जाएंगे, तो उसमें क्या होना है? जिस तारीख से आपका शासकीकरण हुआ है उस तारीख से आपको लाभ दिया जाएगा। ये तो सबको पता है, हर कोई जानता है कि भाई जब से आप शासकीय कर्मचारी हुए तभी से आपको लाभ मिलेगा। इसी बात को लेकर तो पंचायत के लोग भी सशंकित है ना कि भाई उनको कैसे लाभ मिलेगा जब उनका हुआ ही नहीं है शासकीकरण। इसी के तो मांग वो कर रहे थे ना, तो उसी से समझा जा सकता है। हमारा तो शासकीकरण हुआ है, लेकिन शासकीकरण कब से हुआ है? जिस तारीख से हमारा संविलियन हुआ है। तो 18 मिनिमम जो है किसी का भी होगा तो जुलाई 2018 सर्विस काउंट किया जाएगा। यही गलती ना हो जाए कहकर ही तो सम्मेलन किया गया है। आप एक अच्छा मंच तैयार किए हम लोग, आपने देखा होगा। उस मंच से हमने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अदा किया और बहुत अच्छे से इस बात को रखा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको क्या नुकसान होगा। तो मंच वो जरिया था जिसके जरिए ये बताया गया कि आप अगर एक छोटा सा और निर्णय लेंगे तो ये जो पेंशन की खुशहाली है वो बढ़ जाएगी, और यदि आप निर्णय नहीं लेंगे तो ये पेंशन की खुशी लाखों कर्मचारियों के लिए ना के बराबर रह जाएगी। जो 98 में नियुक्त हुआ है, अगर वो मान लीजिए 2 साल बाद रिटायर हो जाता है तो उसको कितना मिलेगा? न्यूनतम पेंशन लगभग जो 7,500 के आसपास है उतना ही मिलेगा। तो उसको तो इतने साल सेवा देने के बाद भी उसने अपने जीवन का 27 साल विभाग को दे दिया, और 27 साल बाद मिल क्या रहा है? 7,500 रुपये। तो उसको पुरानी पेंशन का लाभ कहाँ मिला? तो इसी बात को तो बताने के लिए आभार व्यक्त किया गया था। दूसरी बात, आप किसी चीज़ के लिए थैंक यू कहेंगे ही नहीं कहेंगे, और आप बोलेंगे कि नहीं मैं सिर्फ मांगे रखते रहूं। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि कुछ लोग, चंद लोग ही हैं जो व्हाट्सएप में लिखते रहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों का ज्ञान है, कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। वो कभी कर्तव्य की बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ कुछ भी दे दे, सिविलियन दे दे तो बोलेंगे ये बचा हुआ है, वो देते तो बोलेंगे DA बचा हुआ है, फिर बोलेंगे ये बचा हुआ है। भाई सबको पता है कि कुछ ना कुछ मांग तो हमेशा शेष रहेगी, पूरी तरह कभी समाप्त नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहती है। तो उन कमियों को देखना है, समय पर उसको रखना है, लेकिन जो मिला है उसके लिए थैंक यू भी बोलना है, ताकि एक हेल्दी माहौल में बातचीत हो सके। आप किसी को लगातार सिर्फ मांगों की प्रतिलिपि सौंपते रहेंगे तो कोई ध्यान नहीं देने वाला, और विरोध भी लगातार करते रहेंगे तो भी कोई ध्यान नहीं देने वाला। हर चीज़ का एक तरीका होता है, और जो एक समझदार वर्ग होता है वो अलग अलग तरीक़ों से अपना मांग रखता है। तो वो हमारा तरीका है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, जिनको ना पसंद आए वो अपना तरीका आजमाएं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विवेक दुबे हैं जो काफ़ी कुछ इशारों में बोल चुके हैं। हालांकि इन्होंने अपनी बातों में और इनके मांगों से तो स्पष्ट है कि जो बातें ये कही जा रही थी कि प्रमोशन का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सहायक शिक्षक रख रहा है, सहायक शिक्षक फेडरेशन रख रहा है, ये बातें तो कम से कम विवेक जी ने झुठला दी है। प्रमोशन के मुद्दे पर भी इन्होंने अपनी बातों को रखा है और कहा यह जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हिमायती जो है वो फेडरेशन है सहायक शिक्षकों का, तो कम से कम ये भ्रांति फिलहाल दूर होती नजर आ रही है। दूसरी बात, प्रमोशन के संदर्भ में जो बातें सामने आ रही थी कि प्रमोशन को लेकर जितनी भी दुविधाएँ हैं वो दुविधाओं को लेकर सरकार क्या कर रही है, तो इन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आने वाले वक्त में शिक्षकों की परेशानी की तरफ जो सरकार और अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, उस संदर्भ का कोई सार्थक नतीजा सबके सामने आएगा। नमस्कार, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।